नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 हम पढ़ रहे थे हीट। चैप्टर 4 इज हीट। ओके, हीट मीन्स गर्मी, ऊष्मा, हम इसकी बात करते हैं ना। तो इन चैप्टर्स में, इस चैप्टर में, लास्ट के चैप्टर्स में हम बहुत सारी चीज़ें क्लियर करते हुए आ रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाई की, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करी कि एनिमल फाइबर, कुछ फाइबर होता है, कुछ फैब्रिक होता है, थ्रेड होते हैं, यार्न होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और इसी में हमने एनिमल फाइबर और प्लांट फाइबर की भी बात करी थी। तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, उसी से अब देखिए, हमने बोला कि हम गर्म कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स हम पहनते हैं तो हमें वार्मनेस आती है, हमें गर्मी फील होती है, हमारी बॉडी में हीट होती है। तो उसी हीट के बारे में हमने पढ़ना है। क्या हीट का सोर्स सिर्फ क्लोथ्स ही है? क्या वूलन क्लोथ्स ही हीट का सोर्स है, या क्या एनिमल फाइबर या प्लांट फाइबर ही एक सोर्स है जिससे हमें हीट मिलेगी? तो या इसके अलावा भी कोई सोर्सेज होते हैं, या कोई और तरीका है जिससे हम हीट को फील कर सकते हैं? वो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। ठीक है, जैसा कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने ये भी पढ़ लिया था कि हम विंटर्स में अगर हम सन के सामने जाते हैं या धूप में अगर हम जाते हैं, उस टाइम पे हमें गर्मी फील होती है, जबकि हम अगर कमरे के अंदर रहते हैं तो हमें ठंड फील होती है। ऑब्वियस सी बात है, ठंडियों में सभी को ऐसा होता है। अगर हम रूम के अंदर जाते हैं तो हमें फील होता है कि काश हम धूप में होते, या जिस दिन बारिश आ रही है, धूप नहीं है, तो उस दिन फील होता है कि काश आज धूप होती तो थोड़ी गर्मी होती है ना। तो वही चीज़ है। और जबकि समर में हम देखते हैं कि गर्मी रहती है, अंदर हो या बाहर हो गर्मी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आपने ये फिल करना है। आई होप आप लोगों ने कर लिया है, लेकिन मुझे अभी तक आंसर मिले नहीं है आप लोगों के, तो आंसर भी देने हैं। तो चलिए, फिर उसके बाद हमने देखी एक एक्टिविटी के थ्रू इसे समझा था कि आप 3 बीकर लीजिए या 3 मग लीजिए, उसमें एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी और एक में गर्म और ठंडे पानी को मिक्स किया हुआ जो गुनगुना पानी होता है, आप उसे ऐड कीजिए। उसके बाद 2 या 3 मिनट के लिए आप ठंडे पानी में एक हाथ रखिए, एक गर्म पानी में रखिए, और उसके बाद दोनों हाथ 1 बाय 1 इसमें डालिए या एक साथ डालिए। तो फील कीजिए कि कौन से हाथ में ज़्यादा गर्म फील हो रहा है और कौन से हाथ में आपको ये वाटर ठंडा फील हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने करना था। उसके बाद हमने थर्मामीटर के बारे में जाना। हमने कहा कि थर्मामीटर एक ऐसा, या थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर तक मेजर कर सकते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर मीन्स तापमान, तो हमारी बॉडी का तापमान कितना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि टच करने से हम पता नहीं कर पाते हैं चीज़ों का कौन ज़्यादा गर्म है, या डिफ्रेंशिएट हम दो चीज़ों में नहीं कर सकते हैं, दो चीज़ों की या दो ऑब्जेक्ट के बीच में कौन कितना ठंडा है, कौन कितना गर्म है। हम इजीली हमारे जो सेंसेस हैं, एग्जैक्ट आइडिया हमें नहीं बताते। हाँ, थोड़ा बहुत फील होगा, लेकिन एग्जैक्ट आइडिया हमें नहीं बता पाते। तो इसलिए इस चीज़ के लिए हमें क्या, हम एक साइंटिफिक मेजर हमारे पास है, एक रियलेबल मेजर हमारे पास है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर, जो हमें हॉटनेस के बारे में बताएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। ठीक है, और जिसको हम मेजर करते हैं उसमें उसे टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था। तो चलिए, मेजरिंग टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं हमने ये भी पढ़ा था। हमने देखा था कि उसमें रीडिंग्स होती हैं कुछ, और वो रीडिंग हमें बताती है कि आपका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो ऐसे ही 35 हमने पढ़ा था कि 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की आपके पास रीडिंग होंगी अगर आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करें। तो देखिए, थर्मोमीटर अलग अलग टाइप के होते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर वो जहाँ पे आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या करते हैं, नाप पाते हैं, किसी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आप मेजर कर पाते हैं। जबकि एक और थर्मोमीटर आपको मिलेगा आगे जब हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, तो वो होगा कौन सा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर लैब में जो यूज किया जाता है वो थर्मोमीटर होगा। ऑब्वियस सी बात है कि हमें नेम से ही पता चल रहा है, लेबोरेटरी मीन्स लैब में यूज किया जाने वाला थर्मोमीटर। और ऑब्वियस सी बात है, उसकी रीडिंग भी अलग अलग होगी, क्योंकि वो बॉडी को तो मेजर करेगा नहीं। हमारी लेबोरेटरी में जो जो सामान है उस हिसाब से हम उसको मेजर करेंगे। तो उसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो रीडिंग कैसे करनी है हमने ये भी पढ़ लिया था, हमने बहुत सारी चीजें। और अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी वो ये कि जो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और सेल्सियस
जो ये 37 डिग्री सेल्सियस है वो एक एवरेज लोगों पे लिया गया था। मैंने आपको लोगों जैसे 100 लोगों के ग्रुप का करके एग्जाम्पल दिया था, तो उस बेसिस पे हमने उसमें बात करी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा लोगों का, हेल्दी पर्सनस का हमने एक ग्रुप लिया, उसमें जितना एवरेज, जितने लोगों का सेम आया, अगर ज़्यादा लोगों का, अगर 70 लोगों का 37 आया तो हम इसे 37 उसको क्या कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं। और हाँ, जरूरी नहीं कि एक से 37 हो, ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। ये तो हम एक एवरेज लेते हैं, ओके। तो उसके बाद चलिए यहाँ पे पहेली थोड़ी सी परेशान हो गई थी, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहेली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर। पहेली ने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया, उसने नापा अपने टेम्परेचर, जैसा कि एक्टिविटी में पिछला बताया गया था, उसी हिसाब से उसने अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापा। सी गॉट वरिड, वरिड मीन्स परेशान हो जाना। सी गॉट वरिड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। वो क्या हो गई थी, बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस था ही नहीं, ठीक है। मतलब कि उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर आया वो एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस उसको नहीं मिला, तो अब वो परेशान हो गई। चलिए पहेली को बताते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अगर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम तो किस में लेते हैं, एवरेज में लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ा है। तो एक्टिविटी 4.3 की तरफ देखते हैं। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स, एटलीस्ट 10 फ्रेंड का बॉडी टेम्परेचर मेजर कीजिए, और फिर आपने इस नेम भी लिखिए और इस साइड उनके जो टेम्परेचर आपको मिला है बॉडी का, वो उनकी बॉडी का विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, तो आपने उसे यहाँ नोट कर लेना, ठीक है। विथ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। टेबल 4.2 में आपने ये ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर देना है। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। क्या सभी की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस आपको मिला? तो शायद किसी का मिला हो, शायद किसी का ना मिला हो, ठीक है। तो द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। तो वही बोला गया है कि हर एक इंसान का टेम्परेचर आपको 37 डिग्री सेल्सियस नहीं मिलेगा। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, थोड़ा बहुत ऊपर ज़्यादा और थोड़ा बहुत कम, ये हो सकता है। एक्चुअली दैट व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। तो जो टेम्परेचर को हम बात करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर जो हम कहते हैं 37 डिग्री सेल्सियस हम नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, तो ये वो टेम्परेचर है जो कि एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में हेल्दी पर्सनस का टेम्परेचर को लेके किया गया था और इसे एवरेज मान के लिया गया, ठीक है। एवरेज ये माना जाता है कि एक हेल्दी पर्सन अगर है तो उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और 37 से थोड़ा कम भी हो सकता है और 37 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है हेल्दी पर्सन का भी, ओके। तो इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 नहीं आया। तो चलिए आगे जानते हैं। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। अब इस क्लिनिकल थर्मोमीटर की खास बात ये है कि ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। तो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कितना ही बुखार आए या जो भी हो, नॉर्मली जब बुखार आता है तो तब इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है थर्मामीटर की। तो टेम्परेचर हमेशा ही रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बुखार नहीं आया तो थर्मामीटर आपको टेम्परेचर नहीं दिखाएगा, तो टेम्परेचर हमेशा होगा, ठीक है। तो जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है अगर वो नीचे गिर रहा है, टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो गिर सकता है 35 डिग्री सेल्सियस, 37 से 35 हो सकता है। और अगर ऊपर आया ज़्यादा से ज़्यादा वो 42 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर आ सकता है। मतलब कि उसके पास इतना ही मेजरिंग, मतलब ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इतना ही आ सकता है और उसको इसी हिसाब से बनाया गया है। उसको इससे ज़्यादा की कैपेसिटी के लिए बना भी नहीं रखा है और ना ही इससे ऊपर बॉडी का टेम्परेचर जाता है, क्योंकि अगर इससे ऊपर जाएगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट दिस थर्मामीटर हैज़ अ रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यही एक रीज़न है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उनकी रेंज 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है, उससे कम आपने नहीं देखी, उससे ज़्यादा आपने नहीं देखी होगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। बूजो कुछ कहना चाह रहा है। बूजो गॉट अ नॉटी आइडिया। तो बूजो शैतान तो है ही, हमें पता है थोड़ा, लेकिन दिमाग भी उसका बहुत चलता है। तो उसको एक अपना शैतानी दिमाग बूजो ने घुमाया है, एक नॉटी आइडिया उसके दिमाग में आया है। ही वॉन्टेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओ माई गॉड, ये क्या करना चाह रहा था? जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं ना, क्लिनिकल थर्मोमीटर उसे कहा जाता है। तो वो चाह रहा है कि मैं उस क्लिनिकल
थर्मोमीटर से जो मिल्क है उसका, जो गर्म मिल्क है, जो अभी उसकी मदर ने मिल्क गर्म किया है, उसका टेम्परेचर मेजर कर लूँ। अब वो तो अच्छा हुआ पहेली ने उसे देख लिया, पहेली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो, पहेली ने उसे रोक दिया ऐसा करने से। ठीक है, पहेली ने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने ऐसा नहीं करना है। अब क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते हैं, तो इसका आंसर तो हमें आगे बढ़ने पे मिलेगा, है ना। तो उससे पहले चलिए कॉशंस, सावधानियां जानते हैं। Do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than the human body. तो आपने क्या करना है, आपने do not use a clinical thermometer, आपने clinical thermometer का यूज ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के अलावा कहीं भी नहीं करना है। ओके, यानी कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका यूज आप सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं भी नहीं। ठीक है, अब क्यों, देखिए, ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, हमेशा इस थर्मोमीटर को सन जहाँ से सन की डायरेक्ट फ्लेम पड़ती है या सन की डायरेक्ट लाइट पड़ती है वहाँ, और या धूप में हम कह सकते हैं, और साथ ही साथ किसी भी फ्लेम मतलब जहाँ पे थोड़ा सा भी आग की लपटें अगर आ रही हैं तो वहां पर आपने नहीं रखना है। क्यों, या ज्यादा टेम्परेचर पे नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, ये टूट सकता है। इसमें प्रेजेंट जो मरकरी होती है ना, मरकरी जो सब्सटेंस होता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल फिर हो जाता है, उसे निकालना, उसे साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो हार्म भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि पहेली ने इसे इसीलिए रोका है बूझो को, क्योंकि उसे पता है अगर गर्म जगह में 45, क्योंकि दूध तो ज्यादा टेम्परेचर में बॉईल होगा ना, जबकि हमारी बॉडी का तो 42 ही होता है। तो पहेली को पता है कि अगर बूझो ने 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे डाला तो वो टूट जाएगा, और जो मरकरी है वो दूध में भी पड़ जाएगा, तो फिर वो तो हार्मफुल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए पहेली ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। तो चलिए जानते हैं फिर, अगर हमारी बॉडी के लिए ही ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है तो फिर हमें कैसे पता चला कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो बॉईल होता है, या टेम्परेचर हम कैसे पता लगाते हैं, जैसे ना, और हाँ, वेदर का टेम्परेचर भी तो हमें बताया जाता है ना, आज कल को इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, 2 डिग्री रहेगा, 3 डिग्री रहेगा, 20 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री रहेगा। हमारे फ़ोन में अगर हम सर्च करें, या कहीं पे भी अगर आप सर्च करते हैं कि वेदर टुडे करके अगर आप सर्च करेंगे, आपका पर्टिकुलर आपके सिटी के बेसिस पे वो बता देगा कि इतना रहेगा। ठीक है, तो अब वो कैसे पता लगाते हैं, हम कैसे चीज़ों के बारे में अब कैसे हम बोलते हैं कि स्नो इतना ठंडा होता है, -डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर होता है, या पानी जब बॉयल होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, पानी कहाँ के पानी का टेम्परेचर कितना है, हम कैसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थर्मोमीटर तो सिर्फ हमारी बॉडी के लिए बना है, मीन्स कि इसका तो हमारा कुछ काम है नहीं, मीन्स हमारी बॉडी के अलावा हम कहीं और जगह तो इसको यूज़ कर नहीं सकते हैं। तो देखिए उसके लिए बनाए गए हैं। अब एक नए टाइप का थर्मोमीटर आप पढ़ेंगे, एक और टाइप का थर्मोमीटर, अभी तक क्लिनिकल पढ़ा था, क्लिनिकल मीन्स जो कि क्लिनिक्स में, डॉक्टर की क्लिनिक्स में यूज कर सकते हैं, और डॉक्टर की क्लिनिक में कौन जाता है, हम लोग ह्यूमन बींग्स है ना। तो अब हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होते हैं, यानी कि ऐसे थर्मोमीटर जो कि लैब में यूज किए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, लेबोरेटरी से हमें पता चल रहा है। ओके, तो हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, तो अब बात वही आई कि अब वो ह्यूमन बॉडी के लिए बना है, तो बाकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते हैं। फॉर दिस पर्पज, इस चीज के लिए देयर आर अदर थर्मोमीटर्स, तो उन सारी चीजों के लिए अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर्स हैं। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसी टाइप का एक थर्मोमीटर होता है, उस एक थर्मोमीटर को क्या कहा जाता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर, तो जब हमारा स्कूल खुल जाएगा तो हम लैब में ये थर्मोमीटर देखने वाले हैं। ओके, और लैब में हम जाएंगे। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। तो अब जब हम स्कूल में जाएंगे तो हम देखेंगे, इसको केयरफुली नोट करेंगे कि इसमें हाईएस्ट कितना लिखा हुआ है टेम्परेचर, और लोएस्ट कितना लिखा हुआ है जो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर। द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इसमें जो आपको रेंज मिलेगी ना, वो रेंज होगी -10, यानी कि बहुत ठंडे से बहुत ज्यादा गर्म तक टेम्परेचर आपको मेजर करने वाला ये आपको दिखाई देगा, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है उसे हम इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है,
ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, जैसे कि आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर के केस में किया था, वैसे ही फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड। तो आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था 5 डिवीजन होते हैं, तो यहाँ कितने डिवीजन होते हैं ये तो हम देख के ही बता पाएंगे, है ना। तो यू शुड नीड दिस information to read the thermometer correctly. Sorry, you would need this information to read the thermometer correctly. तो आपको जो इसके लिए जरूरी है अगर जब आप इन्फॉर्मेशन ये देंगे तो इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप करेक्टली उस थर्मोमीटर को स्टडी करें, उस थर्मोमीटर को आप करेक्टली देखें, ठीक है। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज। चलिए जानते हैं कि कैसे इस थर्मोमीटर का यूज़ होता है। ओके, तो इससे पहले एक चीज़ हमें और दी गई है, देखिए इस बॉक्स में हमें कुछ इंटरेस्टिंग सा दिया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर थर्मोमीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो अलग अलग टाइप के थर्मामीटर्स का यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पस के लिए, ठीक है, अलग अलग काम। कोई ठंडे के लिए, बहुत गर्मी के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम मीन्स बहुत ज़्यादा या एक ऐसी लिमिट जिससे ज़्यादा की हम बात नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कहते हैं ना उसे मैक्सिमम। मिनिमम मीन्स कम से कम, हम बातों में भी यूज़ करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा यही तो होगा, कम से कम कितना होगा यही तो होगा, तो उसे क्या कहा जाता है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स। अच्छा देखिए, यही तो मैं बात कर रही थी ना अभी, वेदर रिपोर्ट में भी तो आता है ना, तो कितना टेम्परेचर रहा कल का, कितना मिनिमम रहा, कितना मैक्सिमम रहा, कितना कल को रहेगा। अब तो ये भी बता देते हैं कि कितना कल को रहेगा टेम्परेचर, है ना। तो ये थर्मामीटर की ये इसके लिए भी एक थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है ना। आर मेजर बाय अ थर्मामीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। कितना अच्छा नाम है इसका, देखो, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। तो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, वेदर रिपोर्ट्स के लिए, ठीक है। मीन्स की वेदर रिपोर्ट्स नहीं, वेदर के टेम्परेचर के लिए, ठीक है। या वेदर रिपोर्ट जो आती है उसमें टेम्परेचर के बारे में तो बताते हैं ना, तो उसका नाम क्या होता है। अब देखिए, जो हमारे लिए जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा टेम्परेचर, वो कौन सा थर्मोमीटर है बेटा, उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर कह देते हैं। जो वेदर के लिए यूज़ किया जा रहा है उसे मिनिमम, मैक्सिमम, और जो नॉर्मली लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ किया जाएगा उसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर, है ना। तो अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर हमें देखने को मिलते हैं। चलिए जानते हैं कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर काम कैसे करता है, ठीक है। एक्टिविटी के बेसिस पे आपको दिया गया है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैसे काम करेगा। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। तो आपने क्या करना है, नल का पानी लेना है, नल से निकालना है टैप वाटर, और उसे या बीकर में या मग में उसे डाल दीजिए, ठीक है। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। अब देखिए आपने क्या करना है, एक मग लिया, मग में आपने पानी तो डाल दिया, ठीक है, पानी डाला। पानी डालने के बाद थर्मोमीटर लीजिए और उसको क्या कर दीजिए, उस कप में या उस जो भी आपने बीकर लिया हुआ है उसमें डाल दीजिए। लेकिन उसको डिप करते टाइम ध्यान ये देना है कि जो थर्मोमीटर है इमर्स इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम, वो बॉटम को टच नहीं करना चाहिए, और द साइड्स ऑफ द कंटेनर, जैसे ये बीकर है तो इसके ना ही बॉटम में यहाँ वो थर्मोमीटर टच होना चाहिए और ना ही यहाँ साइड्स में उसे टच करना चाहिए, ठीक है। तो इसने टच नहीं करवाना है इसमें, ठीक है। तो बोल रहा है होल्ड, जैसे इसमें दिखाया गया, देखो ये बिल्कुल बॉटम में भी नहीं है, बिल्कुल बॉटम को भी टच नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ कहीं दीवारों में भी तो नहीं टच हो रहा है ना, इसके बीच में है वो, देखिए, और बॉटम यहाँ तक नहीं पहुँचाया गया उसे, पूरा यहीं तक उसको, यहीं उसे रोक दिया गया है। तो इसी तरीके से आपने रखना है, ओके। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली यानी कि इस तरीके से खड़ा करके, वर्टिकल मीन्स खड़ी लाइन बोलते हैं जैसे वर्टिकल लाइन, तो इसको इस तरीके से आपने क्या करना है, पकड़ के रखना है, ओके। क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो फिर ये बॉटम को टच कर जाएगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला फिर वहाँ पे, ठीक है। तो आपने इसको पकड़ के रखना है,
ऑब्जर्व द मोमेंट ऑफ मरकरी। अब इसमें भी तो जितने भी थर्मामीटर होंगे सब में मरकरी होगी, तो इसमें प्रेजेंट जो मरकरी है उसके मोमेंट को आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी। अब वो वहाँ पे मूवमेंट कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह या हिल रहे होंगे, तो आपने वेट करना है कि कब ये रुक जाते हैं, कब ये मरकरी के जो थ्रेड हैं वो स्टेडी हो जाते हैं। तो मीन्स वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी। स्टेडी मीन्स स्थिर हो जाना या नियमित हो जाना, मीन्स की नियमित स्थिर हो जाएंगे। कब रुक जा रहे हैं वो, कब एक बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी पोजीशन में वो आ जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब जब ऐसा हो जाएगा तो नोट द रीडिंग, आपने रीडिंग को नोट करना है। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। तो उस टाइम पे उस वाटर का टेम्परेचर इतना था, वो आपको बता देगा जब भी आप उसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर को डालेंगे पानी में, ठीक है, टैप वाटर को। तो अब बोल रहा है कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। तो कंपेयर कीजिए हर एक स्टूडेंट ने जो जो मेजरिंग निकाली है, जो जो मेजर किया है, उसके बेसिस पे आपने क्या करना है, अपने रिजल्ट से उसे कंपेयर कीजिए। आर देयर एनी वेरिएशन, वेरिएशन मीन्स अलग अलग होना, मीन्स कि कोई चेंज, वेरिएशन मीन्स होता है चेंज, ठीक है, डिफरेंस। तो बोल रहा है आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग, क्या कोई चेंजेस थे आपकी रीडिंग में और उनकी रीडिंग में। डिस्कस द पॉसिबल रीजन। तो पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। पॉसिबल रीजन ये कि अगर आपने अलग अलग टैप का पानी लिया है, अलग अलग नल का पानी आपने लिया है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंस उसमें आए। अगर आपने एक ही का लिया है तो फिर बहुत मुश्किल है कि उसमें वेरिएशन आए, क्योंकि टेम्परेचर वही रहेगा, ठीक है। या फिर टेम्परेचर अलग तब होगा जब आप थर्मामीटर को होल्ड गलत तरीके से कर रहे हैं, इसका यूज गलत तरीके से कर रहे हैं, तब उसमें वेरिएशंस आएंगे। अदरवाइज ऑलमोस्ट सबका, क्योंकि एक ही टैप से अगर लिया है तो सबका जो वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो चलिए ट्राई करते हैं। और हो सकता है कि अगर गर्म पानी है, ठंडा पानी है, तो गर्म पानी का टेम्परेचर अलग आएगा, ठंडे पानी का अलग आएगा। जैसे आपने मॉर्निंग टाइम पे किया था तो पानी ठंडा रहता है नॉर्मली, और अगर आप डे टाइम पे करेंगे तो उस टाइम पे हो सकता है थोड़ा बहुत गर्माहट पानी में हो, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। तो इससे पहले कि हम एक्टिविटी 4.5 देखें, तो चलिए और जानते हैं। फिर से हमें कुछ दिया हुआ है बॉक्स में। इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस नीडेड वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो अब जानते हैं कौन कौन से प्रिकॉशंस, कौन कौन सी सावधानियों की जरूरत होती है जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की रीडिंग नोट कर रहे होते हैं, या क्लिनिकल थर्मोमीटर में टेम्परेचर रीड कर रहे होते हैं और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में टेम्परेचर को रीड कर रहे हैं, ठीक है। शुड वी कैप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। तो हमें क्या करना चाहिए, शुड बी कैप्ट अपराइट, ऊपर की तरफ हमने रखना चाहिए जैसे इसमें रखा है। हमने इसे झुकाना नहीं है, टिल्टेड मीन्स झुकाना, बैंड नहीं करना है हमने, ठीक है, सीधा रखना है। bulb should be surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to be measured। जिस भी चीज का, जिस भी पानी का, जिस भी लिक्विड का, या जो भी आप, जिसका भी आप टेम्परेचर नोट कर रहे हो, उसके चारों, वो जो हमारा थर्मोमीटर है उससे चारों तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए। मतलब ये कि जब आप इस बॉटल, इस बीकर में रखे पानी का टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो, तो मेक श्योर कि जो थर्मामीटर है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसके चारों तरफ पानी हो, ओके। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। तो बल्ब जो है, इसका बल्ब जो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है वो उस कंटेनर से टच ना करे, क्योंकि अगर कंटेनर से टच करेगा तो इसका टेम्परेचर भी तो मेजर कर सकता है वो, तो इसलिए हमने इसे कंटेनर से टच नहीं करवाना है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं एक्टिविटी हमें क्या कह रही है। ये तो हमारे प्रिकॉशंस थे। आपका आंसर तभी सही आएगा, आपकी रीडिंग तभी सही आएगी जब आप इन मेजर्स पे ध्यान दोगे, ओके। तो चलिए एक्टिविटी 4.5 आपसे क्या कह रही है। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। एक मग लीजिए, एक बीकर लीजिए, उसमें क्या करना है, आपने गर्म पानी ले लेना है, ठीक है। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, और क्या करना है, उस गर्म पानी में आपने थर्मोमीटर डाल देना है। और यूज़ करने का तरीका यही, आपने वर्टिकली उसे पकड़ना है और ना ही वॉल्स पे और ना ही बॉटम पे उसने टच करना है, ठीक है। Dip the thermometer in water. Wait till the mercury thread becomes steady and not to be note the temperature। तो आपने वेट कब तक करना है, जो मर्करी के जो थ्रेड हैं अब वो नॉर्मल हो गए हैं, नॉर्मल पोजीशन में आ गए हैं, वो स्थिर हो गए हैं,
और उसके बाद आपने टेम्परेचर को नोट करना है कि कितनी रीडिंग उसने दिखाई, ठीक है। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर। तो अब क्या करना है, इस थर्मामीटर को आपने पानी से बाहर निकाल देना है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंड नाउ। अब ऑब्जर्व कीजिए कि होता क्या है, उस थर्मामीटर में होता क्या है। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगेन टू फॉल। क्या आपने नोटिस किया, जैसे ही आप थर्मामीटर पानी से बाहर निकाल रहे हो वैसे ही मर्करी का लेवल डाउन आ गया। मर्करी का लेवल क्या हो गया है, नीचे गिर गया है। क्या आपने ऐसा नोटिस किया, क्या आपने ऐसा नोट किया। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। इसका मतलब एक चीज हमें और सीखने को मिली कि जब भी आप पानी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की हेल्प से, तो उस टाइम पे टेम्परेचर कब मेजर करेंगे, जब ये पानी में ही है। अगर इसको आपने पानी से बाहर निकाल दिया तो आपको टेम्परेचर नहीं मिलेगा, क्योंकि मर्करी का लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगता है। वो सही रीडिंग कब बताएगा, जब आप पानी में ही रखे रखे उसकी रीडिंग को नोट कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर को नोट कर रहे हैं, ठीक है। आया ना समझ में कैसे नोट करना है। तो यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर। अब आपको एक चीज और याद आ रही होगी, फिर जब आप अपना टेम्परेचर नोट कर रहे थे क्लिनिकल टेम्परेचर से, यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। तो उस टाइम पे आपको क्या जरूरत पड़ी, मुंह के अंदर ही तो आप मेजर नहीं कर रहे थे ना, आपने क्या किया, आराम से थर्मोमीटर को बाहर निकाला, उसमें रीडिंग देखी और उस रीडिंग को आपने मेजर कर लिया था, है ना। Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature? अब क्या आप लेबोरेटरी टेम्परेचर को अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा। कैसे करेंगे बताओ। अगर हम यूज करने की कोशिश करें ना, मुंह के अंदर हम अपना टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, बाहर तो निकालना ही पड़ेगा ना देखने के लिए, हमारी आंखें मुंह के अंदर तो जा नहीं सकती है। तो एक ही ऑप्शन बचा भाई, निकालो बाहर उसके बाद देखो। तो ये तो फेल हो गया ऑब्वियसली। इट इज नॉट कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मीन्स सुविधाजनक या कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज। तो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए तो ये हमें बिल्कुल भी सही नहीं लगा, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते हैं। तो वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और rise in the clinical thermometer when taken out of the mouth। अब फिर से एक क्वेश्चन आ गया, और अच्छा क्वेश्चन है ये कि जब हम पानी में डाल रहे हैं तो पानी से निकालते ही टेम्परेचर गिर जा रहा है, किसमें, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। फिर यही चीज क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्यों नहीं हो रही है, क्यों ऐसा नहीं होता कि जैसे ही हम मुंह से बाहर निकालें वैसे ही मर्करी का लेवल फॉल होने लग जाए, या क्यों ऐसा नहीं होता है कि मुंह के अंदर ही रख के हम उसके बॉडी टेम्परेचर को नोट करें, ठीक है। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर को देखिए, आराम से उसे देखिए। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब। क्या आप कोई किंक छोटी सी गांठ टाइप होती है, नोट जिसे हम कहते हैं, नोट को कहा जाता है किंक, गांठ। बल्ब के नजदीक क्या आपको कोई छोटी सी गांठ वगैरह नजर आ रही है। तो ये देखिए, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ किंक इसमें है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ द किंक। इस किंक का यूज क्या है, ये क्या करता है, इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो ये मर्करी लेवल को गिरने से बचाता है। इसीलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम मुंह से बाहर निकालने के बावजूद भी उसमें रीडिंग नोट कर सकते हैं, जबकि उसमें लेबोरेटरी में नहीं होता है तो हम उसको नोट नहीं कर सकते। ओके, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े बेटा, पीछे पहेली और बूझो कुछ कह रहे हैं हमसे, चलिए जानते हैं। बूझो की ही दोनों चीजें हैं। तो बूझो नाउ अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। अब बूझो इजीली समझ चुका है, आई होप आप लोग भी समझ चुके हैं कि क्यों क्लिनिकल थर्मोमीटर मीन्स ऐसा थर्मोमीटर जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है, कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर। तो इसका यूज हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्यों नहीं किया जाता है, ये अब बूझो समझ चुका है, क्योंकि वो टूट जाता है, क्योंकि वो उसके लिए बना ही नहीं है ना। बट स्टिल वंडर, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टिल वंडर वेदर अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। तो उसने कहा कि क्या लेबोरेटरी वाले का हम यूज कर सकते हैं फिर अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो इसका आंसर तो हमें पता चल गया, हम नहीं यूज कर सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि हमें मुंह के अंदर ही उसको रख के रखना पड़ेगा, और हम ऐसा कर नहीं सकते। ऐसे करेंगे तो हम फिर मेजर कैसे करेंगे, तो ये हमारे लिए तो बना नहीं है, ठीक है। तो चलिए, बूझो वंडर व्हाई द लेवल of mercury should change at all when the bulb of the thermometer is what in contact with another object। बूझो सोच रहा है, बूझो सोच में पड़ गया, या बूझो सरप्राइज हो रहा है कि जो मरकरी का लेवल है, why the level of mercury should change at all
व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है कि क्यों चेंज हो जाता है या क्यों हमने उसे अलग रखना पड़ता है, जो थर्मामीटर है हमारा उसमें मरकरी का जो लेवल है वो क्यों चेंज हो जाता है जब भी उसके बल्ब को या जब भी बल्ब को थर्मामीटर के बल्ब को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाया जाता है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है, वो थोड़ा सा सरप्राइज है ऐसा क्यों होता है। तो हमें पता है कि उसमें क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हमें अच्छी रीडिंग, हमें एग्जैक्ट रीडिंग हमें उससे नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या कह रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर। अब देखिए मरकरी का यूज करना थोड़ा सा कंसर्न वाली बात भी है, थोड़ी परेशानी वाली बात भी यहाँ पे देखने को मिलती है थर्मामीटर में, बिकॉज मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जहरीला सब्सटेंस होता है मरकरी। ठीक है, एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मामीटर ब्रेक। इसका डिस्पोज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर थर्मामीटर टूट गया तो। ठीक है, दीज डेज आजकल क्या हो रहा है, अब डिजिटल थर्मामीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी। आजकल क्या हो रहा है, डिजिटल थर्मामीटर का यूज हो रहा है जो कि मरकरी का यूज नहीं कर रहे हैं या जिनमें मरकरी का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि ठीक है मरकरी तो होता है, मरकरी हम बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन मरकरी क्या होता है, हार्मफुल भी होता है, हार्मफुल होता है, टॉक्सिक होता है। इसलिए अब जो नए थर्मामीटर बन रहे हैं, डिजिटल जो बन रहे हैं, उनमें वो काम तो वैसे ही करेगा लेकिन मरकरी को अवॉइड किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ, ये तो हमने बॉडी के बारे में जाना, वाटर के टेम्परेचर के बारे में जाना, लेकिन एक्चुअल टेम्परेचर यानी कि हीट ही हुआ, वैसे तापमान की बात करी ज़्यादा और कम की। लेकिन अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, ऊष्मा का संचरण या ऊष्मा का ट्रांसफर कैसे होता है, हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे होती है, मींस कि हमें सन से हमें गर्मी कैसे मिल जाती है, और अगर आपने हीटर लगाया है तो उसकी गर्मी आप तक कैसे पहुंच जाती है, और जाड़ों में अपने हाथ ऐसे रगड़ते हैं ना बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो उससे गर्मी आती है, ऐसा कैसे होता है। अगर जाड़ों में आप क्या करेंगे, ये आपके फ्रेंड का हैंड है और ये आपका हैंड है और आपका हाथ ठंडा है, आप अपने फ्रेंड के हैंड को अगर आप पकड़ते हैं तो थोड़ी देर में आप फील करते हो कि आपका हैंड क्या है, धीरे धीरे गर्म होने लगा है। तो ऐसा कैसे होता है या क्या है, ये सारी चीज़ें, हम ये इंटरेस्टिंग फिनोमिनास के बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन सबने देखा है ना, किचन में सबके ही होता है। तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। तो आपने देखा होगा कि जब भी फ्लेम या आग के पास फ्राइंग पैन को रखा जाता है तो वो क्या हो जाता है, बहुत हॉट हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। इट इज बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। ये क्यों होता है, क्योंकि जो हीट है, जो गर्माहट है, जो गर्मी है, वो पास हो रही है कहाँ से, फ्लेम से। यानी कि जो आग है या जो फ्लेम है, जो लॉ है, जिसकी भी आग की है, गैस की है, जिसकी भी है, वो वहां से कहाँ जा रही है, पास हो रही है और उस यूटेंसिल तक, उस बर्तन तक, उस फ्राइंग पैन तक पहुंच रही है। जैसे ही फ्राइंग पैन तक उसको पहुंचाया जा रहा है, पहुंच रही है, वो गर्म हो जा रहा है। व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, जब आग से उसे हम बाहर निकाल देते हैं, धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, इट स्लोली कूल्स डाउन। वो धीरे धीरे अब ठंडा होने लगता है। ठीक है, अचानक से नहीं होता है, धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट होता है। तो ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिली कि व्हाई डज इट कूल डाउन, ये ठंडा क्यों हो जाता है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो चलिए जानते हैं। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। हुआ क्या कि जो गर्माहट थी, जो हीट थी, वो क्या हुआ, वो ट्रांसफर हुई। ये ठंडा कैसे हो रहा है, हम इसकी बात करें, गर्म तो कैसे हो रहा है, जो गर्मी जा रही है, जो फायर से, जो आग से जो लपटें जा रही हैं, जो फ्लेम जा रही है, वो यूटेंसिल को गर्म कर रहा है, सीधी सी बात। लेकिन हमने पढ़ा कि जब आप आग से उसे बाहर निकाल दे रहे हो तो तब ठंडा भी तो हो जा रहा है। तो हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि ये ठंडा क्यों हो रहा है। तो जल्दी जानते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ से बाहर निकाला और ये अभी गर्म था। अब जब ये गर्म है तो हो क्या रहा है, तो इस पैन में प्रेजेंट जितनी भी गर्मी है ना, वो धीरे धीरे उसके आसपास, उसके अगल बगल वाली चीजें क्या हो रही है, उससे गर्म हो रही है। आपने नोट किया होगा, आप अगर कोई गर्म चीज कहीं पे रखते हैं तो जहां पर आप रख रहे हैं वो जगह भी क्या हो जाती है, जैसे ये है, मैंने बहुत गर्म किया इसे और मैं यहाँ रख दूंगी तो ये
कागज भी तो गर्म हो जाता है ना। तो क्या हो जाता है, जहाँ पे वही बता रहा है कि हीट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी पैन से, उसके आसपास उसके सराउंडिंग में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाती है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस। तो आप ऐसा ही दोनों केसेस में समझ सकते हैं वो गर्म कैसे हुआ। गर्म भी ऐसे ही हुआ, आग की लपटें ट्रांसफर हुई, पैन तक पहुंची, और पैन को जब हमने निकाल दिया तो उसके सराउंडिंग में गई और वो ठंडा हो गया। ठीक है, तो द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से हमें देखने को क्या मिला कि जो गर्माहट है वो गर्मी वाले सब्सटेंस से ठंडे वाले सब्सटेंस में पास हो रही है। और ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास जो चीज़ होगी वही तो ट्रांसफर करेगा ना। मीन्स कि उसके पास गर्माहट है, उसने गर्माहट क्या करी, ठंडे वाले को जरूरत नहीं भी है तब भी उसने क्या कर दिया, पैन को क्या पता कि बॉटम को जरूरत है या नहीं है, लेकिन वो क्या कर देता है, ट्रांसफर कर दे रहा है। मतलब आफ्टर ऑल, मतलब ओवरऑल हमने यही सीखा, रिजल्ट हमें ये मिला कि हीट जो है, हीट की बात कर रहे हैं ना, गर्माहट की हम बात कर रहे हैं। अभी हम कोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम हीट की बात कर रहे हैं। तो हीट कहाँ से फ्लो होती है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी कि जो बहुत गर्म सब्सटेंस है, बहुत गर्म ऑब्जेक्ट है, वहां से ठंडे वाले की जगह बात कर रहे हैं। ठीक है, हम ठंडे की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ गर्मी की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट की बात कर रहे हैं। तो हीट कहाँ से फ्लो हो रहा है, हॉटर से, यानी कि जो गर्म ऑब्जेक्ट है वहां से ठंडे ऑब्जेक्ट तक जा रहा है। ठीक है, एक सीधी सी बात है। ओके, इनफैक्ट इन ऑल केसेस, जितने भी केसेस होते हैं ना, वहाँ हीट क्या करती है, हॉटर से कोल्डर। अब जिसके पास हीट होगी वही तो दे पाएगा ना। अब कोई ठंडी चीज पकड़ रहे हो, उसके पास गर्माहट है ही नहीं, तो वो कहाँ से देगा। अब हॉट फ्राई पैन के पास वही अगर ठंडा हो जाता है थोड़ी देर में, तो वो कहीं से हीट नहीं दे पाने वाला है। अब जिसके पास है वही दे पाएगा, तो अभी वो हॉट है तो वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है हीट को। और जितने भी केसेस होते हैं हीट से रिलेटेड, उन सब में हॉटर ऑब्जेक्ट से जो हीट है वो ट्रांसफर होती है कहाँ, कोल्डर की तरफ। ठीक है, हाउ डज हीट फ्लो। अब बात आई फिर ये फ्लो कैसे करता है। इसके तो ना पैर हैं, न ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ना ऐसा कोई मीडियम हमने लगा रखा है। फिर आखिर ऐसा है क्या। ठीक है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, जासूसी करते हैं, वैसे अब हम भी करते हैं। ठीक है, होता क्या है आखिर, ऐसे कैसे ट्रांसफर हो जाता है, तो जानते हैं। उससे पहले पहेली का कोई क्वेश्चन है। पहेली आस्क, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज द सेम। तो क्या इसका मतलब ये है कि हीट तब ट्रांसफर नहीं होगी जब, मीन्स कि अगर इस हाथ का टेम्परेचर भी वही है, ये भी गर्म है और ये भी गर्म है, तो पूछना चाह रही है कि इन दोनों में ट्रांसफर नहीं होगा हीट का, ऐसा वो जानना चाह रही है। तो इसका आंसर भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक्टिविटी 4.6 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं एक्टिविटी 4.7 हमें क्या बताना चाह रही है, क्या कह रही है। टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल। आपने एक मेटल लेना है, एक धातु का कोई रॉड लेनी है, जैसे कि इसमें ली गई है, देखो एक मेटल स्ट्रिप ली गई है, एल्यूमिनियम की ले लो या आयरन की ले लो, ठीक है, लोहे की ले लो। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। आपने क्या करना है, वैक्स जो होता है ना, उसको आपने रॉड में फिक्स कर देना, जैसे कि इसमें किया गया, देखिए ये। और अगर आप रॉड को अरेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, या रॉड को एक जगह होल्ड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके, चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले फिर बताती हूँ। पीसेज ऑन द रॉड, और जो ये पीसेज आप वैक्स के लगाएंगे इक्वल डिस्टेंस में होने चाहिए। अगर आप 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहे हो तो सब में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का ले रहे हैं तो सभी में 2 सेंटीमीटर, 3, आपकी मर्जी, आप कितना भी लें, लेकिन इक्वल डिस्टेंस में सभी होने चाहिए। अब देखिए होना क्या है, क्लैम्प द रॉड ऑन अ स्टैंड। एक स्टैंड में रॉड को लगा दीजिए, एक स्टैंड में इसे खड़ा कीजिए। अब आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप ईंट का यूज कर सकते हैं। एक नीचे वाली ईंट पे आप इसको रखिए, ऊपर से दूसरी ईंट से इसे दबा दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर पोजीशन इसे मिल जाएगी, गिरेगा नहीं। तो इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड, अगर आपको स्टैंड नहीं मिल रहा है तो यू कैन पुट ऑन वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन द ब्रेक्स। तो ईंट के बीच में आप कुछ इस तरीके से एक किनारा उसका लगा सकते हैं, एक किनारा आप रख सकते हैं और दूसरे किनारे से इसे ऑब्जर्व करते रहिए, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड टू द वैक्स पीसेस। अब इन वैक्स पीसेस के साथ क्या हो रहा है, इन डू दीज पीसेस बिगेन टू फॉल, क्या ये पीसेस गिर रहे हैं। विच पीस फॉल फर्स्ट, कौन सा पीस पहले गिरा। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। तो आपने करना क्या था, आपने ऐसे किया और उसके बाद नीचे से आपने फ्लेम लगा देनी थी,
ठीक है, आपने नीचे से फ्लेम लगाई, देखिए मोमबत्ती कैंडल इसने जला रखा है। तो यहाँ क्या आपको लग रहा है, क्या धीरे धीरे वैक्स के पीसेस गिरने स्टार्ट हुए? तो बोल रहा है कि विच पीस फॉल्स द फर्स्ट, कौन सा पीस था जो पहले गिरा? क्या यहाँ से वो गिरा था या फ्लेम के नज़दीक वाला पीस वो गिरा था? डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड? तो क्या आपको ऐसा फील हुआ, क्या आपको ऐसा लगा, क्या आपने ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो हीट है वो ट्रांसफर कहाँ से हो रही है? उस एंड से, ट्रांसफर फ्रॉम एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। क्या जहाँ पे, जिस फ्लेम के नज़दीक ये जो हीट है, हीट फ्लेम के नज़दीक से कैंडल जहाँ जली है उससे इधर को पास हुई? क्या आपको लगा कि हीट यहाँ से यहाँ की तरफ ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए पहले यहाँ पे वाला पीस गिरा, फिर यहाँ वाला, फिर यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, लास्ट में गिरा? क्या ऐसा हो रहा है कि हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रही है, यहाँ से वहाँ जाने की कोशिश कर रही है? तो द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम, और ऐसा ही होता है, ठीक है, हीट यहाँ से यहाँ जाती है। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो हीट है, जो गर्माहट है, जो गर्मी है, वो ट्रांसफर होती है कहाँ से? फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर। तो ये गर्मी वाली जगह है और ये ठंडा वाला रॉड था, ये पोजिशन, और ये गर्म गर्म कैसे हुई? क्योंकि नीचे से हमने फ्लेम दिया है। तो हीट कहाँ से ट्रांसफर हुई? इस गर्मी वाली जगह से, इस गर्म वाले एंड से इस ठंडे वाले एंड की तरफ, वो क्या हो गई? ट्रांसफर। तो द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। इसी को क्या कह दिया जाता है? कंडक्शन, जिसे कि हम क्या कहते हैं? संवाहन या प्रवाहक तत्व भी हम इसे कहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो अब देखिए सॉलिड, अब सॉलिड तो आप जानते हैं ना, हार्ड सब्सटेंस, हमें जैसे बॉल होती है सॉलिड है, ये पेन है ये सॉलिड है, ये रॉड है ये सॉलिड है, ये ब्रिक है ये सॉलिड है, ये बुक सॉलिड है। तो मीन्स कि थोड़ा सा हार्ड, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सॉलिड। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो सॉलिड जितने भी होते हैं ऑलमोस्ट, उनमें ये देखा गया है कि जनरली जो हीट का ट्रांसफर होता है, जो हीट ट्रांसफर होती है, वो कंडक्शन के ही थ्रू हो रही है। ठीक है, मतलब कि हीट गर्म वाली जगह से ठंडी वाली जगह में जा रहा है, जैसे हमने इसमें देखा अभी एक्सपेरिमेंट में, वैसे ही हो रहा है। ठीक है, डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली? क्या सारे के सारे सब्सटेंस ऐसे ही हीट इजीली, आसानी से कंडक्ट कर लेते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आपने जरूर ये ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप किचन में गए होंगे, जब भी आपके एल्डर खाना बना रहे होंगे, तो यह आपने देखा होगा कि आपके घर में जो मेटल का बना हुआ पैन है, जिसमें आप खाना बनाते हो या बहुत सारी चीजें आप बनाते हो, तो उसका जो हैंडल है ना, या तो वो प्लास्टिक का है या वो लकड़ी का है। ठीक है, प्लास्टिक या लकड़ी से बना हुआ हैंडल उसका है। तो कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? तो क्या आप इस पैन को बिना अपने हाथों को जलाए हुए उठा के रख सकते हैं? क्या गर्म हुआ पैन जो है इस हैंडल के हेल्प से बोल रहा है, कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? तो बिना हर्ट हुए, बिना कोई नुकसान हुए आप क्या उसे होल्ड करके रख सकते हो साइड में? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। एक्टिविटी 4.7। ओके, तो आपसे क्या कहा जा रहा है? हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन। एक छोटा सा पैन लीजिए या बीकर लीजिए, उसमें आपने क्या करना है? पानी को गर्म करना है। ठीक है, पानी को गर्म कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है? कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज अ स्टील स्पून। कलेक्ट कीजिए, जैसे कि आपने स्टील की चम्मच ले ली, प्लास्टिक की स्केल ले ली, पेंसिल ले लिया, डिवाइडर आपने ले लिया, जैसे कि आपको इसमें दिखा रखा है, देखिए पेंसिल है, पेन है, बहुत सारी डिवाइडर है, तो बहुत सारी स्केल दिखा रखी है आपको, तो बहुत सारी चीज़ें दिखा रखी है आपने। ये तो आपके पास होती हैं, है ना, स्पून सबके घर में होता है, स्केल आपके पास होती है, पेंसिल आपके पास होती है, डिवाइडर आपके बॉक्स में होता ही है। तो अब इनको आपने कलेक्ट करना है और तब तक के लिए पानी गर्म कर दीजिए। जब तक आप इनको कलेक्ट करते हैं, पानी गर्म करने के लिए रख दीजिए। अब क्या करना है? डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन हॉट वाटर। ये देखिए, एक एक किनारा इनका गर्म पानी में डाल दीजिए। ठीक है, जो गर्म पानी आपने किया है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट के लिए आप वेट कीजिए। पानी डालने के बाद थोड़े टाइम के लिए वेट कीजिए, देखिए कि होता क्या है। टच द अदर एंड, दूसरे एंड को टच कीजिए। एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। मीन्स कि आपने पानी डाला था यहाँ, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रुकिए और फिर ऊपर वाले एंड को आप टच कीजिए। ठीक है, और जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा
वो आपने नोट करना है यहाँ पे। तो बोला आर्टिकल जैसे स्टील की स्पून थी, ये मेटल की बनी हुई होती है, तो बोला डज द अदर एंड गेट हॉट और नो। तो जब आप स्टील स्पून को गर्म पानी में डालेंगे ना, आप थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे तो आप देखेंगे कि स्पून का ये वाला पार्ट अगर आपने हॉट वाटर में डाला था तो जो ये लास्ट एंड है ये भी थोड़ी देर बाद आपको गर्म दिख जाएगा, इवन तब भी जब आपने इसको पानी में नहीं डुबोया है, आपने सिर्फ इस वाले पोर्शन को डुबोया था। ठीक है, तो यहाँ पे यस लिख देंगे। अब आप ऐसा ही प्लास्टिक के साथ कीजिए, प्लास्टिक स्केल आपकी जो है ऐसे पेंसिल के साथ कीजिए और अपने ऑब्जर्वेशन को इसमें लिखिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये टेबल बनानी है और फिर मुझे सेंड करनी है। ठीक है, कि आपने एक्सपेरिमेंट किया या नहीं किया, मैं ये देखूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया आपसे, क्या जरूरत है ऐसा करने की, मतलब इतना घुमा फिरा के आपको क्यों बताया गया, क्यों आपसे कहा गया कि आपको खुद करना है। ठीक है, क्यों कहा गया आपसे कि करिए, आप गर्म पानी कीजिए, उसमें ये चीजें डालिए, और चीजें भी आपको वही चीजें बताई जो आपके पास अवेलेबल हैं घर में। ठीक है, तो आपसे क्यों कहा गया, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ही ना। तो चलिए देखते हैं। द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली एज कंडक्टर ऑफ हीट। तो इनमें से वो मटेरियल जो आपको एक एंड से दूसरे एंड तक हीट को ट्रांसफर करने वाले दिखेंगे, मतलब कि अगर आपने देखा कि स्पून आपने डुबोया था और उसका किनारे वाला पार्ट भी गर्म हो गया, इसका मतलब हीट ट्रांसफर हुआ है। तो वही बोल रहा है, ऐसे मटेरियल्स जो कि अलाउ करते हैं हीट को अपने ऊपर पास होने के लिए, ठीक है, तो उनको क्या बोल देते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि गर्मी के या ऊष्मा के सुचालक। कंडक्टर्स को क्या कहा जाता है, सुचालक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एल्यूमिनियम, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, आप एल्यूमिनियम लीजिए, आयरन लीजिए, कॉपर लीजिए, ये क्या होते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इनमें हीट ट्रांसफर होती है, मतलब कि वन एंड से लास्ट एंड तक या अनदर एंड तक हीट का ट्रांसफर इसमें होता है। ओके, द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम। तो ऐसे मटीरियल जो कि हीट को अलाउ नहीं करते हैं, उनमें पास होने के लिए नहीं जाने देते हैं, आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। उनको क्या कहा जाता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सच एज प्लास्टिक एंड वुड, जैसे कि प्लास्टिक और वुड। इसीलिए यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि मेटेलिक पेन का जो हैंडल होता है वो या लकड़ी का आपने देखा होगा या प्लास्टिक का देखा होगा। जहाँ पे खाना बना है वो पोर्शन वो तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन आप इजीली पैन को उठा के साइड में रख देते हैं और वो गर्म नहीं हुआ रहता है। और अगर आपको पैन का नहीं पता चल रहा है तो कुकर दे दीजिए। कुकर का कैसा होता है, नॉर्मली प्लास्टिक, बाहर से प्लास्टिक लगा हुआ होता है और कुकर इतना गर्म होता है जब हम खाना बनाते हैं उसमें, और उठाते टाइम हम इजीली उठा देते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो हैंडल बना हुआ है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, और प्लास्टिक अलाउ नहीं करता है कि हीट उससे पास हो, और जब प्लास्टिक अलाउ नहीं करेगा तो हीट हो ही नहीं सकती, वो गर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो उनको हम क्या कह देंगे, जिसमें हीट पास होती है उसे तो हम कंडक्टर कह देते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट, और जिसमें पास नहीं होती है उसे इंसुलेटर कह देंगे, और पुअर कंडक्टर। ओके, तो इंसुलेटर मीन्स होता है कुचालक और कंडक्टर मीन्स होता है सुचालक। ओके, कंडक्टर मीन्स सुचालक और इंसुलेटर मीन्स कुचालक, यानी कि जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है वो इंसुलेटर, जिसमें हीट ट्रांसफर ऑफ हीट होता है उसे हम कंडक्टर बोल देते हैं। ओके, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो वाटर है, एयर है, ये इंसुलेटर होते हैं, अगर हम कहें तो ये हीट के लिए पुअर कंडक्टर होते हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेज। तो इसमें कैसे हीट का ट्रांसफर होता होगा या कैसे होता है, लेट अस फाइंड आउट। चलिए देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तो अब है एक्टिविटी 4.8। तो बोल रहा है टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। एक राउंड बॉटम फ्लास्क लीजिए, राउंड राउंड होना चाहिए। अगर फ्लास्क नहीं है तो आप बीकर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिल इट 2/3 विथ वाटर। इसको 2/3 जो पार्ट होता है पानी से इसका भर दीजिए। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड। तो एक ट्राइपॉड या कोई स्टैंड है, तो ट्राइपॉड मीन्स स्टैंडर होता है ना, स्टैंड करने के, होल्ड करने के लिए यूज होता है। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। या अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो जैसे हमने यहाँ अरेंज किया था ना, तो ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट हम करेंगे उसके लिए कि उसको हम होल्ड कर सकें, और उसके बाद, और इसलिए करना है ताकि नीचे से हम कैंडल रख सकें। वैसे तो हम ऐसे ही रख देते हैं जमीन में, तो फिर इसके नीचे कैंडल कैसे लगाएंगे ना, तो हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है जिससे कि नीचे से हम कैंडल की फ्लेम उसे दे सकें। ठीक है, तो आपको डायग्राम दिया होगा जैसे कि इस डायग्राम में दिया है। तो आपने क्या करना है, कुछ इस तरीके से इसको स्टैंड में रखना है कि आप नीचे से इसको हीट दे सकें। ठीक है,
वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। तो अब वेट कीजिए कि जब तक फ्लास्क में पानी है। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क। अब आपने क्या करना है, आराम से जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉज, एक स्ट्रॉ का यूज करते हुए आराम से उस पानी में क्या डालना है, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल मिलते हैं मार्केट में, आपने वो डालने हैं, ठीक है, पोटेशियम पर, और लैब में भी हमें मिल जाएंगे। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। तो आपने क्या करना है, अब धीरे धीरे पानी को क्या करना है, उसके नीचे कैंडल रख के पानी को गर्म होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। क्रिस्टल, जहाँ पे क्रिस्टल है ठीक उसके नीचे आपने कैंडल रखनी है। क्या करना है, एक पानी लेना है, उसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि नीचे से आप उस बीकर में नीचे से उसके नीचे कैंडल रख सकें और उस पानी को गर्म कर सकें, और ऊपर से पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल डाल दिए। पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल डालने के बाद होता क्या है, ठीक है। तो राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। तो आपने क्या करना है, अपना ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक में दिखना है, और साथ ही साथ आपको कैसा डायग्राम टाइप या किस तरीके का फिगर आपको उसमें नजर आ रहा है, वो आपने उसमें डायग्राम, वो पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो पिक्चर आएगी वो आपकी हीट से ही आएगी, ठीक है, मीन्स कि जब आपने कैंडल नीचे से रखा। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब भी पानी गर्म किया जाता है, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। तो पानी के नजदीक, जहाँ पे मतलब कि वो पानी जो कि फ्लेम के नज़दीक है वो क्या हो जाएगा, गर्म होने लगता है। मीन्स की बात ये हुई कि अगर आपने फ्लेम यहाँ पे लगाई है तो यहाँ पे वाला पानी जल्दी गर्म होगा ना, नीचे वाला, उसके नज़दीक वाला, तो बस उसी की वो बात कर रहे हैं। तो नाउ हीट द वाटर प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, हॉट वाटर राइजेस अप। अब हॉट वाटर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है ना। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन टूवर्ड द सोर्स ऑफ हीट। अब जो गर्म पानी हो गया ना, देखो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसको गर्म मिल गया वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो ठंडा है वो अब उसको जगह दी जा रही है कि आओ, आप नीचे आओ, हीट की तरफ आओ और खुद को भी हीट करो, ठीक है। तो जो ठंडा पानी है साइड से वो नीचे की तरफ मूव हो रहा है। तो दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजेज अप। तो ये वाटर भी क्या हो जाएगा, गर्म होगा और ऊपर की तरफ जाने लगेगा। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, और फिर और जो बच गए ठंडा पानी वो क्या हो जाएगा, और नीचे की तरफ आएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट हीटेड। ये प्रोसेस तब तक होती है जब तक कि पूरा का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता है, ठीक है। तो दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, ठीक है। तो ये जो मोड होता है हीट के, इस मोड का ये ट्रांसफर जो ये होता है, इसे क्या कहा जाता है, कन्वेक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, कैसे कैंडल जलाई गई है, कैसे ऑब्जर्वेशन उनका देखिए किस तरीके का मूवमेंट उन्हें दिखाई दिया। तो ये आपको दिखाया गया है, तो आपको भी कुछ ऐसे ही शो करना है, ठीक है। तो हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। अब वाटर तो हमने पढ़ लिया कि कैसे ट्रेवल हो रहा है, कैसे ऊपर नीचे, जो गर्म पानी है, जो गर्म हो गए हैं मॉलिक्यूल वो ऊपर की तरफ, और जो ठंडे ही हैं वो नीचे की तरफ, उनको भेज दिया जाता है। अब बात आती है कि हवा में कैसे हीट का ट्रांसफर होता है, जबकि हवा तो हमने पढ़ा ये भी क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, स्मोक किस डायरेक्शन में जाता है, धुआं किस डायरेक्शन में जाता है। The air near the heat source get hot and rises। तो हवा जहाँ पर भी हीट, जहाँ पे भी गर्माहट मिल रही है वहाँ की हवा गर्म होती है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। The air from the sides come in to take its place। फिर वही साइड से हवा आएगी और उसकी जगह ले लेगी, क्योंकि उसको तो पहले वाले को तो गर्म मिल गया है, वो ऊपर की तरफ गया। In this way the air get heated। तो इसी तरीके से जैसे पानी हीट हुआ वैसे ही कुछ इस तरीके से एयर भी हीट होती है। The फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। तो देखते हैं एक्टिविटी में कौन सा आइडिया हमें बताया गया है। तो लाइट अ कैंडल, आपने एक कैंडल जलानी है। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। तो कुछ इस तरीके से कैंडल जलाइए, एक हाथ ऐसे रखिए, एक थोड़ा ऊपर आप रख दीजिए, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, अब इसमें क्या होगा, हवा की ही तो बात करेंगे ना हम। तो चलिए देखते हैं, आपने ऐसे कर दिया। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट। क्या आपको दोनों के दोनों हाथ इक्वली गर्म लगे, मीन्स कि जो फ्लेम के नज़दीक है वो जितना गर्म है उतना ही गर्म, क्या ये वाला हाथ भी आपको फील हुआ, क्या बराबर हीट दोनों को मिल रही है।
इफ नॉट, आई थिंक नॉट, मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आपने एक ऊपर रखा है एक नीचे रखा है तो जो नीचे है जो फ्लेम के नजदीक है वही गर्म होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ठीक है, मेरा आंसर तो है नो। तो इफ नॉट विच हैंड फील बेटर हॉटर, तो अगर नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बोला कि नहीं, तो क्यों ऐसा, कौन सा हाथ ज्यादा गर्म फील करेगा और क्यों, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। अच्छा, इससे पहले एक प्रिकॉशन आपने ध्यान में देना है कि बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न। तो इतना ध्यान रखिएगा कि इतने नजदीक नहीं कर देना हाथ की, हाथ ही जल जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस हमने रखनी है जिससे कि हम जलने से बच सकें। तो चलिए देखते हैं आंसर हमारे। नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप, तो टॉप से नोटिस कीजिए, द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन। तो एयर जो होती है हमें पता है कि कन्वेक्शन के थ्रू क्या हो रही है, हीट हो रही है, मतलब गर्माहट उसको मिल रही है। कैसे, जहां जहां गर्मी मिल रही है वहां का जो मॉलिक्यूल है वो गर्म हो रहा है और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यही तो कन्वेक्शन है ना। तो देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, तो इसका मतलब कि जो हैंड थी कि ऊपर है जहां पे गर्मी है, जैसे पानी में भी तो यही हुआ था ना, कैंडल की फ्लेम यहाँ पे थी तो ये यहाँ पे पड़ रही थी सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले गर्म हुआ। कैंडल की फ्लेम इस हाथ में सबसे पहले पड़ रही है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म होगा, ये हाथ सबसे गर्म होगा, है ना। ऑन द साइड, और फ्लेम यहाँ पे पड़ रही है तो एग्जैक्टली यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म होगा, ठीक है। ऑन द साइड हावेवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एट द टॉप, तो ऐसे ही साइड्स में क्या हो जाएगा, जबकि वहां पे कोई कन्वेक्शन नहीं हो रहा है एयर का, तो वहां पे उतना हॉट नहीं फील होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। जहाँ पे फ्लेम है वहीं पे ज्यादा गर्म फील होगा। द पीपल लिविंग, अब देखिए आपको एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग फिनोमेना यहाँ पे बताया जा रहा है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, ऐसे लोग, कोस्टल एरियाज मीन्स तटीय क्षेत्र कहा जाता है जहाँ पे समुद्र वगैरह होते हैं। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना, फिनोमेना मीन्स घटना, एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग घटना वहां पे होती है, बहुत ही ज्यादा मतलब जिसमें ना एक्साइटमेंट हमें हो जाती है देखने के लिए, कहते हैं ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, विशेषताओं वाला, तो वो एक घटना वहां पे होती है। चलिए जानते हैं कौन सा फिनोमिना उनको देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द डे टाइम पे क्या होता है, द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। तो कोस्टल एरियाज, पानी के आसपास, पानी के नजदीक रहने वाले लोग या समुद्र के आसपास रहने वाले लोग भी हम कह सकते हैं, तो उनमें क्या होता है ना, उस टाइम पे क्या होता है, मतलब दिन के टाइम पे क्या होता है, द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना डे के टाइम पे। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर, तो जो वहां की जो जमीन है, वहां का जो लैंड है, वो पानी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाता है। मतलब कि अगर आप लैंड और वाटर को कंपेयर करोगे तो वहां पे जो लैंड एरिया है वो जल्दी से गर्म हो जाता है, उसमें ज्यादा गर्माहट होती है। अब गर्माहट होगी तो क्या होगा, द एयर अबव द लैंड बिकम हॉटर। तो लैंड की, जैसे यहाँ पे था, जैसे ये था, तो इसके ऊपर जो चीज हमने रखी है, हाथ रखा है तो हाथ गर्म हुआ ना, ऐसे ये लैंड है बहुत ज्यादा गर्म है, तो इसके ऊपर की जो एयर होगी, हवा होगी, वो भी तो जल्दी गर्म हो जाएगी ना, और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। तो द कूलर एयर फ्रॉम द सी, अब साइड से क्या होता है, साइड में अगर अगल बगल कहीं सी है, कहीं नजदीक में सी है, इसलिए कोस्टल एरिया कहा गया, तो द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। तो जो गर्म हो गई, गर्म हवा हो गई, वो तो उसने तो अपनी जगह छोड़ दी वहां से, तो ठीक उसी टाइम पे ठंडी हवा आती है, कहां से, सी से, यानी कि समुद्र से ठंडी हवा आती है, वो जल्दी से क्या होती है, जल्दी से रशेज में जल्दी से दौड़ते हुए कहां जाती है, लैंड की तरफ जाती है, ताकि जो गर्म हवा का छोड़ा हुआ जो जगह है वहां वो चले जाए। तो द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड, तो जो गर्म हवा है लैंड की, वो कहां जाती है, मूव्स टुवर्ड्स द सी, वो सी की तरफ जाती है, टू कंप्लीट द साइकिल, तो साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, जैसे आपको यहां दिखाया गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पानी है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ इस जगह की जो गर्म हवा है वो यहाँ जा रही है, इसमें दिखाया गया, देखो गर्म हवा कहाँ जा रही है, पानी में जा रही है, और पानी की ठंडी हवा लैंड में आ रही है, तो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना, यहाँ से ये इसे गर्म कर रहा है, यहाँ से ये इसे ठंडा कर दे रहा है, तो दोनों चीजें क्या हो जा रही है, बैलेंस हो जा रही है। तो द एयर फ्रॉम द सी, अब जो एयर सी से आ रही है, जो एयर, जो हवा समुद्र से मिल रही है, उसे क्या कह देते हैं, सी ब्रीज, ओके,
समुद्र की हवा। ओके, टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज। अब बहुत गर्मी हो जाएगी ना ऐसे तो वहां पे रहने वाले लोगों को, अगर उन्हें चाहिए कि वो समुद्र से ठंडी ठंडी हवा लें तो द विंडोज ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरियाज मेड टू फेस द सी। वो अपनी दरवाजे खिड़कियां, अपनी खिड़कियां नॉर्मली कुछ इस तरीके से बनाते हैं, देखिए अपनी खिड़कियां कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि उनकी खिड़कियां किस तरह को, कहाँ को फेस करें, यहाँ इसको फेस करें। अब देखिए यहाँ से हवा आएगी तो ऐसे जाएगी ना, तो यहाँ जाएगी, देखो यहाँ पे खिड़की बनाई हुई है, यहाँ खिड़की बनाई हुई है, ताकि क्या हो जाए, हवा जब भी आए तो खिड़कियों के थ्रू अंदर उनके चले जाए। ठीक है, एट नाइट इट इज एग्जैक्टली रिवर्स। रिवर्स मीन्स उल्टा, तो नाइट के टाइम पे ये ठीक इसका उल्टा हो जाता है। कैसे? द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। अब नाइट के टाइम पे जो जमीन है वो तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि पानी क्या हो जाता है, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। लैंड के कंपैरिजन में ये क्या हो जाता है, बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है वाटर। ठीक है, लैंड तो जल्दी से हो जाता है, वो नहीं हो पाता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड। तो अब क्या हो गया, अब पहले वहां की गर्माहट ने उसने ठंडा दिया, तो अब लैंड कहता है कि चलो दिन में तुमने मेरी हेल्प करी थी, अभी मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं। तो लैंड से जो ठंडी हवा जो निकलती है वो कहाँ जाती है, अब समुद्र की तरफ। दिन में क्या हो रहा था, दिन में क्या हुआ था, लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जा रहा था, तो सी क्या कर रहा था, सी अपनी ठंडा जो था, जो ठंडी हवा जो थी वो लैंड की तरफ भेज रहा था, और लैंड अपनी गर्म हवा सी की तरफ भेज रहा था। अब नाइट के टाइम पे उल्टा हो जाता है, तो सी क्या करता, जो लैंड है वो अपनी गर्म हवा सी की तरफ भेज रहा है, और सी कहाँ की तरफ भेज, ठंडी हवा सी की तरफ भेज रहा है, और सी इसकी तरफ। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ना, तो देखिए अब लैंड अपनी ठंडी हवा सी की तरफ भेज रहा है, और सी अपनी हॉट हवा कहाँ भेज रहा है, लैंड की तरफ भेज रहा है, जबकि दिन में इसका ठीक अपोजिट था, है ना। तो ये रिवर्स हो जाती है प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रीज, यानी कि इसे कह देते हैं लैंड की हवा, जमीन की हवा। ओके, तो फिगर 4.11 शोज दिस फिनोमिना, दिस फिनोमिना। इस फिनोमिना को उसने दिखा रखा है। देखिए यहाँ पे सुबह दिन में के टाइम पे इसकी ठंडी हवा घरों को मिल रही थी, अब या यहाँ पे लैंड को मिल रही थी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लैंड से आने वाली जो ठंडी हवा है वो सी को मिल रही है, बस हो गया, है ना। यही तो कितना सिंपल सा है। अगर सी से लैंड को मिलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सी ब्रीज, और लैंड से सी को मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, लैंड ब्रीज। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हेन वी कम आउट इन द सन। जब भी हम बाहर धूप में आते हैं, वी फील वार्म, हमें गर्मी फील होती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। तो फिर कैसे ये सन से हीट हमें पहुंचती है, सन की गर्माहट हम तक कैसे पहुंचती है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखते हैं, इट कैन नॉट रीचेस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो ये तो ना ही कन्वेक्शन के थ्रू होगा, ना ही कंडक्शन हो रहा है, ना हम टच कर पा रहे हैं, ना ही ऐसी कोई फ्लेम लगाई गई है, तो फिर ऐसा होता कैसे है। ठीक है, एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इज मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो ऐसा कोई मीडियम भी नहीं है यहाँ पे को, है ना। तो अब कैसे ये पास होता होगा सन और अर्थ के बीच में, तो ऐसा कुछ है ही नहीं कोई मीडियम, मतलब कि वो हीट को ट्रांसफर कर सके। तो चलिए जानते हैं, फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो अच्छा, तो ये बात है, जो कि सन से जो हवा, जो हीट आती है, जो गर्माहट हमें मिलती है, वो एक दूसरी प्रोसेस के थ्रू आती है जिसे हम बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन मीन्स विकिरण। तो सन से आने वाली रेडिएशंस क्या करती हैं, अब देखिए आपने हमेशा पढ़ा होगा, सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस भी पढ़ा होगा ना, उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, डिजीज हो रही है। तो रेडिएशन हमेशा हार्मफुल नहीं होती है, रेडिएशन अच्छी भी होती है। तो हार्मफुल तो वो हमारी एक्टिविटी की वजह से हुई है, हमारे पॉल्यूशन फैलाने की वजह से हुई है। तो यहाँ पे जो ये जो प्रोसेस है, सन से मिलने वाली जो हीट है हमें, वो कैसे मिलती है, एक प्रोसेस के थ्रू मिलती है जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। जैसे हमने कन्वेक्शन पढ़ा, जैसे हमने कंडक्शन पढ़ा, तो वैसे ही एक प्रोसेस है जिसे हम क्या कह देते हैं, रेडिएशन कह देते हैं। ठीक है, तो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो जो ट्रांसफर होता है हीट का, उसके लिए किसी भी मीडियम की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। तो ये तब कभी भी हो सकता है, भले मीडियम हो या ना हो। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर, जब भी हम रूम हीटर के
एक रूम में बैठते हैं जहाँ पे हमने रूम हीटर लगाया है, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, हमें इस प्रोसेस से हीट मिल जाती है रेडिएशन की प्रोसेस से। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। जब भी आप हॉट कोई बर्तन पकड़ते हैं, फ्लेम से उसे साइड रख देते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था पीछे, तो ठंडा हो जाता है तो वो क्या कर देता है, अपने आसपास उसे फैला देता है रेडिएशन के थ्रू, उस हीट को पहुंचा देता है। आवर बॉडी टू, हमारी बॉडी भी ऐसा ही करती है, गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी भी हीट को लेती है हमारे आसपास से और उसे रिसीव करती है। हमारी बॉडी जो है किसको रिसीव करती है, हीट को, किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। और ये रेडिएशन कहाँ से मिलती है, हमारे आसपास से, हमारे सराउंडिंग से। ओके, तो आगे कहा गया है ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी गर्म बॉडी होती हैं सभी की सभी हीट को रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, जब भी कोई गर्माहट या भी कोई गर्म चीज इसमें पड़ती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में पड़ती है, तो इसका एक पार्ट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना होता है, वापस चला जाता है। अ पार्ट इज एब्जॉर्ब, एक पार्ट को अवशोषित कर लिया जाता है, एक पार्ट तो एब्जॉर्ब हो जाता है, दूसरा पार्ट वापस चले जाता है। रिफ्लेक्ट मीन्स वापस चले जाना, ठीक है, वापस चले जाता है। एंड अ पार्ट में भी ट्रांसमिटेड, कुछ पार्ट होता है जो ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है। ओके, तो अब देखिए प्रेषित करना भी कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। अब कोई भी चीज गर्म कैसे होती है, एक तो वापस चले गया, एक एब्जॉर्ब किए हुए पार्ट की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, गर्म होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हीट को रिसीव करता है। तो वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। तो आपको अम्ब्रेला यूज करने के लिए क्यों कहा जाता है, जब गर्मियों में आप बाहर जाते हो तो अम्ब्रेला यूज करने के लिए क्यों कहा जाता होगा, सोचिए और फिर मुझे आंसर बताइए। ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। तो ऐसे कपड़े जो कि हम समर में पहनते हैं और ऐसे जो हम विंटर में, गर्मियों में पहने जाने वाले कपड़े और सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़ों की हम बात करते हैं। You know that in summer we prefer light colored clothes. समर में हम क्या करते हैं, गर्मियों में हम हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं। एंड इन विंटर वी यूजुअली वेयर डार्क कलर क्लोथ्स, और हम जाड़ों में डार्क कलर के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों, लेट अस फाइंड आउट। चलिए देखते हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं या ऐसा हमसे क्यों कहा जाता है। टेक टू आइडेंटिकल टिन कैन्स, एक टिन कैन लीजिए, दो सिमिलर होने चाहिए। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर व्हाइट, एक को आपने ब्लैक कलर कर देना है और दूसरे में आपने व्हाइट कलर कर देना है। पोर इक्वल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। तो आपने क्या करना है, इसमें बराबर पानी डालना है। आपने जो भी टिन के कैन लिए उसमें एक में ब्लैक कलर कर दीजिए, एक में व्हाइट कलर कर दीजिए।